नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीवन कौशल अर्थात मनोविज्ञान का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अभिवृत्ति। इसी अभिवृत्ति को ही हम मनोवृत्ति भी कहते हैं और दोनों की अंग्रेजी एटीट्यूड होती है। एटीट्यूड मतलब आप जानते हैं, नहीं कहते हैं कि अरे बड़े एटीट्यूड में मत रहिए, बस वही वाला एटीट्यूड है। इसको मनोविज्ञान के भाषा में हम लोग समझेंगे कि यह क्या है। देखिए दोस्तों, जो अभिवृत्ति होती है इसी को हम मनोवृत्ति कहते हैं। अब मनो माने हो गया मनुष्य, तो मनुष्य के वृत्ति मतलब हो गया मानसिक स्तर को, वृत्ति मतलब व्यक्त करने को ही हम कहते हैं क्या, अभिवृत्ति। मनो मतलब मनुष्य के मानसिक स्तर और वृत्ति मतलब व्यक्त करने को हम मनोवृत्ति कहते हैं। यह एक मानसिक दशा है और यह विशेष प्रकार का व्यवहार यानी विशेष प्रकार की अनुक्रिया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि व्यवहार का प्रतिबिंब ही जो है मनोवृत्ति कहलाता है। अब एक जो है आपको उदाहरण के द्वारा हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए, मनुष्य के मानसिक स्तर को व्यक्त करने को ही हम मनोवृत्ति कहते हैं। जैसे एक आपका मित्र है, ठीक है, एक आपका क्या है, मित्र है, और एक आपका कौन है, शत्रु। यह व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, एक आपका मित्र है और एक आपका कौन है, शत्रु। तो आपका मित्र के प्रति जो होता है अलग व्यवहार होता है, अलग अनुक्रिया होती है, जबकि शत्रु के प्रति आपका अलग व्यवहार या अलग अनुक्रिया होती है। दोस्तों, जब आप मित्र से मिलते हैं तो वहाँ पे आपका जो एटीट्यूड होता है वह मित्र के अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल होता है। मित्र अगर कह भी देता है अरे अबे यार चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो अबे कहे तबे कहे, चाहे छोटी मोटी गाली भी दे देता है, तब भी आप मित्र के ऊपर कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं। यानी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, यानी मित्र के प्रति जो है एटीट्यूड जो होता है वह अलग होता है। गाली भी दे देता है तो आप कहते हैं अरे यार गाली मत दिया करो, नहीं तो ठीक नहीं खाएगा, बस इतना ही। मतलब क्योंकि आपकी जो वहाँ पे एटीट्यूड है, जो मनोवृत्ति है, अभिवृत्ति है। अभि माने अभिव्यक्त करना और वृत्ति माने व्यक्त करना। मतलब जो आप मनोवृत्ति यानी जो आप मनुष्य के मानसिक स्तर को व्यक्त कर रहे हैं वह जो है मित्र के प्रति अनुकूल है, जबकि शत्रु के प्रति वही एटीट्यूड जो हो जाता है वह प्रतिकूल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि आप शत्रु के प्रति अलग व्यवहार करते हैं। शत्रु को देखते ही आप क्रोधित हो जाते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, आपका मन करता है कि मार दें उसको। तो कहने का मतलब ये है कि शत्रु के प्रति आपका व्यवहार जो होता है, आपकी अनुक्रिया जो होती है वह प्रतिकूल होता है। तो इसी को आप एटीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि अब बताइए ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क से हो रही हैं, इसीलिए इसको एक मानसिक दशा कहा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि अभिवृत्ति मनुष्य का किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, मतलब जैसे हमने आपको बताया प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का मतलब आप मित्र को देखें, आप दोस्त को देखें तो आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार यानी एटीट्यूड जो रहेगा वह मित्र के अनुकूल रहेगा। जबकि आप शत्रु को देखेंगे तो आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार जो रहेगा वह प्रतिकूल रहेगा। आप क्रोधित हो जाएंगे, ईर्ष्या आपको होने लगेगी, अरे ये कहाँ से आ गया, गुस्सा लगने लगेगा। तो वही चीज़ है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार ही जो है मनोवृत्ति है। अब जैसे मान लीजिए किसी परिस्थिति की यहाँ पे बात कर रहा है, परिस्थिति मान लीजिए दो परिस्थिति है। आप जो है बुखार से ग्रसित हैं, तब आपका एटीट्यूड अलग रहेगा। आप अपने घर परिवार के लोगों से भी चिढ़ेंगे, आपको गुस्सा लगेगी, आप सोचेंगे कि हमको अकेले छोड़ दें, आपको कोई कुछ बताएगा तो आप उल्टा ही उसको डांटेंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तब आपका एटीट्यूड क्या होता है, अलग होता है। इसी तरीके से परिस्थितियों में भी आपका एटीट्यूड यानी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है, अलग होता है।
आप जो है बिजनेस कर रहे हैं और आपकी स्थिति परिस्थिति सब सही चल रही है, यानी हर जगह आपको सफलता ही सफलता मिल रही है, तो आप अपने घर परिवार नात रिश्तेदार सबसे एकदम अच्छा संबंध बना के रखेंगे और सबकी मदद भी करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपको असफलता मिल जाती है, तो असफलता मिलती है तो आपके अंदर चिढ़, अलग प्रकार का एटीट्यूड आता है, क्रोध हमेशा आता है, हमेशा कोई पास आता है तो गुस्सा लगती है आपको, नहीं पैसा दे पाएंगे, जाओ जो करना है जो करो। अब ये एटीट्यूड ही है, ये आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे मित्र के प्रति अनुकूल व्यवहार और शत्रु के प्रति प्रतिकूल व्यवहार, माता पिता के प्रति अनुकूल व्यवहार, वहीं पड़ोसी के प्रति पटीदार के प्रति प्रतिकूल व्यवहार कभी कभी हो जाता है। वैसे वस्तु के प्रति भी होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लड़कियां होती हैं वो मिठाई नहीं पसंद करती हैं, मिठाई के प्रति उनका एटीट्यूड या प्रतिक्रियात्मक मिठाई ये मीठी चीज़ें नहीं खाएंगे। गोलगप्पा या फुल्की की बात किया, चाउमीन की बात किया, बर्गर की बात किया, मसाला डोसा की बात किया और ये बहुत अच्छा, मतलब उसके खिलाफ़ एटीट्यूड जो रहेगा वह क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसी को आप एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता या सक्रियता होती है एटीट्यूड। तो वही चीज़ें हमने बताया कि भाई कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, जैसे मान लीजिए कोई घटना घट गई, अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे मर गया, तब आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार अलग रहेगा। वहीं पे किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसको चोट भी नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार अलग रहेगा। आप कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं डोली जा रही है, तो उसका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार अलग रहेगा। आप जैसे मान लीजिए आपने घर से निकल रहे हैं और तमाम चीज़ें देखते आ रहे हैं, कहीं एक शादी की डोली जा रही है देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा खुशी होगी। लेकिन वहीं पे कहीं आप वैसे ही सेम अर्थी देख रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, अलग होगा। यानी आपकी जो मानसिक सक्रियता है, मानसिक तत्परता है, वह किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति, परिस्थिति को देखने के बाद एक विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करती है, एक विशिष्ट प्रकार की व्यवहार करती है, उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड। अब देखिए दोस्तों, अभिवृत्ति को अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है। एप्टस शब्द से बना है और इस एप्टस शब्द का अर्थ होता है योग्यता या सुविधा। क्या होता है, योग्यता या सुविधा। अर्थात अभिवृत्ति का संबंध है अनुकूल या प्रतिकूल, यानी आपकी जो भी चीज़ें रहेंगी आपके अंदर, जो भी योग्यता रहेगी, जो भी योग्यता आपके अंदर है, वह अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से होगी। जैसे मित्र के प्रति आपकी योग्यता होगी अनुकूल, शत्रु के प्रति आपकी योग्यता होगी प्रतिकूल। तो अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से ही मतलब इसका है। अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभावों का मतलब होता है फीलिंग्स, संवेग तथा अथवा विश्वासों, यानी जो विश्वास को इंगित करती है। ये बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। हमने बताया डोली देखने के बाद और अर्थी देखने के बाद, मित्र को देखने के बाद और शत्रु को देखने के बाद, मिठाई को देखने के बाद और गोलगप्पा को देखने के बाद व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, उसी को बताता है कौन, अभिवृत्ति बताता है। और उसके पूर्व विश्वास क्या है, ठीक है, उसके पूर्ण विश्वास क्या है, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए नहीं पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसके प्रति वह किन्हीं व्यक्ति, वस्तु, संस्थान, परिस्थितियों के प्रति किसी विशेष प्रकार का अनुक्रिया या व्यवहार करता है, उसी को अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, शत्रु को देखकर सोचता है युद्ध कर लें, और मित्र को देखकर प्यार आता है, सोचता है गले लगा लें। पुलिस को देखकर चोर का व्यवहार कैसा होगा, अगर पुलिस को देख लिया चोर, तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, धीरे से वहीं छुप जाएगा। पुलिस अगर इधर आएगा, धीरे से भागने लगेगा।
वस्तु जलेबी को देखकर, गुलाब जामुन को देखकर, किताब और मोबाइल को देखकर हमारा एटीट्यूड जो होता है, हमारा विशेष प्रकार का व्यवहार, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है लोकल मोबाइल लिए हैं, सैमसंग का, कोई वीवो का, कोई किसी का, कोई एप्पल का बहुत महंगी मोबाइल लेके चला है, वाव क्या मोबाइल है, कि विशेष प्रकार का व्यवहार आप करेंगे। किसी संस्थान को देखकर, विद्यालय है, डीएम एसपी है। अब संस्थान का मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई 1 से 5 तक का स्कूल देखे जो मड़ई में चल रहा है, 1 से 5 तक का स्कूल देखे जो है भवन में चल रहा है, और 1 से 5 तक का स्कूल देखे शीशे वाले में, तो आप कहेंगे स्कूल। अब तीनों के प्रति आपका एटीट्यूड अलग होगा। इस अरे मड़ाई उड़ाई वाला, अरे ये तो पलस्तर वलस्तर नहीं, ये नंबर 1 का एटीट्यूड, ये दिस इज एटीट्यूड। परिस्थितियों, अचानक सांप आ गया तो आपका एटीट्यूड अलग होगा, अचानक कुत्ता आ गया आपका एटीट्यूड अलग होगा, भयानक अचानक शत्रु आ गया तो आपका एटीट्यूड अलग होगा। अर्थात इन सब को देखकर अगर किसी विशेष प्रकार का आप प्रतिक्रियात्मक व्यवहार अनुक्रिया कर रहे हैं तो उसी को एटीट्यूड कहते हैं। अभिवृत्ति के प्रवर्तक डब्ल्यू आलपोर्ट हैं। अभिवृत्ति के निर्माण में व्यक्ति के व्यवहार के, यानी व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्यक्षात्मक, जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड जो है कैसे दिखेगी, तो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ है वह प्रत्यक्षात्मक है, संवेगात्मक है, प्रेरणात्मक है और क्रियात्मक। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप व्यक्ति को देखेंगे तो तुरंत आप प्रत्यक्ष रूप से ज्यों उसको देखें त्यों आपके संज्ञान में आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि यह मेरा मित्र है कि शत्रु। मित्र रहेगा तो अलग व्यवहार, शत्रु रहेगा तो अलग व्यवहार। उसके बाद संवेगात्मक, मित्र रहेगा तो संवेग कैसा आएगा, प्रेम नामक संवेग आएगा, स्नेह नामक संवेग आएगा। और वही अगर शत्रु रहेगा तो संवेग कैसा आएगा, क्रोध नामक संवेग आएगा, ईर्ष्या नामक संवेग आएगा। अगर मित्र रहेगा तो हम प्रेरित होंगे, मतलब सकारात्मक या धनात्मक प्रेरणा आएगी, जबकि शत्रु रहेगा तो नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा आएगी, मुझे लगेगा कि अरे इसको मार डालें। उसके बाद क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का मतलब है मित्र रहेगा तो गले मिलने का मन करेगा, साथ बैठ के बात करने का मन करेगा, घंटों घूमने का मन करेगा। लेकिन अगर वहीं दुश्मन रहेगा तो उसे पीटने का मन करेगा, झगड़ा लड़ाई करने का मन करेगा, हाथ ना मिलाने का मन करेगा। इस टाइप से क्रियात्मक पक्ष होता है, यानी जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो प्रत्याशात्मक, संवेगात्मक, प्रेरणात्मक और क्रियात्मक पक्ष में निहित होता है। उसके बाद आप देखते हैं तो अभिवृत्ति के तत्व। अभिवृत्ति के 3 तत्व होते हैं, एक संज्ञानात्मक तत्व होता है, एक भावात्मक तत्व होता है और एक क्रियात्मक तत्व होता है। अब देखिए संज्ञानात्मक तत्व क्या होता है, भावात्मक तत्व क्या होता है और क्रियात्मक तत्व क्या होता है। दोस्तों, एटीट्यूड कितना भी रहे लेकिन व्यक्ति हमेशा संज्ञान में होता है, होश में होता है, यानी समस्या समाधान करने वाली जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो अपने जगह पे एकदम सही होती हैं। मित्र के प्रति आपका एटीट्यूड जो होशो हवास में रहेगा वह अलग रहेगा, प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा, गले मिलने का मन करेगा, घूमने टहलने का मन करेगा। लेकिन प्रतिकूल एटीट्यूड में संज्ञान के साथ आपका जो है शत्रु के प्रति प्रतिकूल एटीट्यूड रहेगा, आपका मारने का मन करेगा, झगड़ा करने का मन करेगा, लेकिन मर्डर करने का मन आपको नहीं करेगा। इसी को आप संज्ञानात्मक तत्व कहेंगे। दूसरा है भावात्मक तत्व, या इसी को संवेगात्मक तत्व कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक मित्र है और यहाँ पे एक क्या है, शत्रु है, तो मित्र के लिए संवेग अलग होगा और शत्रु के लिए संवेग अलग होगा। मित्र के लिए प्रेम और स्नेह का संवेग होगा, भाव होगा, और शत्रु के लिए क्रोध और ईर्ष्या का भाव होगा। और मित्र के लिए आप क्या करेंगे, उससे गले मिलेंगे, घंटों घूमने का मन करेगा, बातचीत करने का मन करेगा, लेकिन शत्रु से ये सब कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, बल्कि युद्ध करने का मन करेगा, वाद विवाद करने का मन करेगा। तो इसी को आप क्रियात्मक तत्व कहते हैं। यानी अभिवृत्ति के 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और यही दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी में
जो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़े हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में यह 3 चीज़ें जो हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में यह 3 चीज़ें सीखने के पक्ष हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते। उसके बाद अभिवृत्ति की परिभाषाएं हैं। आलपोर्ट के अनुसार है, अभिवृत्ति प्रत्युत्तर देने की वह मानसिक व स्नायुविक का मतलब है तंत्रिका तंत्र अवस्था है जो अनुभव या पूर्व ज्ञान द्वारा संगठित होता है। यानी जो भी एटीट्यूड आप करते हैं, जैसे मान लीजिए आप शत्रु के प्रति जो है प्रेम और लगाव का व्यवहार करते हैं और शत्रु के प्रति क्रोध और ईर्ष्या का, तो यह चीज़ें जो है आप जन्मजात थोड़ी न सीखे हैं। यह चीज़ जो है आप वातावरण के द्वारा अपने अनुभव या पूर्व ज्ञान से या माता पिता के अनुकरण से सीखे होते हैं। तो यही चीज़ है कि आप प्रत्युत्तर जो देते हैं वो मानसिक तथा स्नायुविक अवस्था है, लेकिन वह पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के आधार पे हम सीखे रहते हैं। दूसरा है वुडवर्थ के अनुसार, अभिवृत्तियाँ मत, रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत अस्थायी प्रवृत्तियाँ हैं जिनमें किसी प्रकार के पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और तत्परता निहित रहती है। यानी पूर्व ज्ञान के प्रत्याशा के द्वारा ही हम अभिवृत्तियों को क्या करते हैं, अस्थायी करते हैं, सीखते हैं, इंटरेस्ट लाते हैं, उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अगला है अभिवृत्ति की विशेषताएं। दोस्तों देखिए, अभिवृत्ति की पहली विशेषता है कि अभिवृत्ति का संबंध व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, योजना आदि से होती है। सामाजिक संबंधों से अभिवृत्तियों का विकास होता है। हमने व्यक्ति बताया, शत्रु है तो अलग व्यवहार, मित्र है तो अलग व्यवहार, जलेबी है अलग व्यवहार, गोलगप्पा है अलग व्यवहार, बीमार हैं अलग व्यवहार, स्वस्थ हैं अलग व्यवहार, कोई योजना बना रहे हैं, स्कूल खोलना है तो उसके लिए अलग व्यवहार, चला तो अलग व्यवहार, नहीं चला तो अलग व्यवहार। उसके बाद दूसरा है अभिवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सकारात्मक मित्र के प्रति अभिवृत्ति अनुकूल होती है, जबकि शत्रु के प्रति अभिवृत्ति प्रतिकूल होती है। अभिवृत्ति अनुभवों या पूर्व ज्ञान द्वारा विकसित होता है। हमने आपको बताया कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होता है, बल्कि वातावरण के द्वारा क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। जन्मजात हम ये नहीं सीख के आते कि मित्र के प्रति हम स्नेह और शत्रु के प्रति हम क्रोध की भावना को व्यक्त करेंगे। अभिवृत्ति में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों देखिए, जो भी चीज़ें आप सामने देखते हैं उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और सामने देखते हैं कोई चीज़, जैसे मान लीजिए मित्र देखे तो उसके लिए अलग एटीट्यूड और शत्रु देखे तो उसके लिए अलग एटीट्यूड होता है, और मित्र के लिए अलग संवेग होता है और शत्रु के लिए अलग संवेग होता है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अभिवृत्ति में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेग कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करेंगे ही नहीं तो उसके प्रति आपका कोई एटीट्यूड ही नहीं रह सकता। तो सब प्रत्यक्षीकरण आप शत्रु या मित्र का कर रहे हैं, तभी आपका एटीट्यूड आ रहा है। अभिवृत्ति व्यक्तिगत या सामाजिक होती है। अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड अगर किसी एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो मित्र के लिए है चाहे शत्रु के लिए है, तो वह आपका होगा, अलग व्यवहार होगा। और सामाजिक मतलब पूरे समाज के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी है, वहाँ पे हर एक लोग गुंडा रह रहे हैं, गुंडा, बदमाश, चोर, डाकू रह रहे हैं, और एक कॉलोनी है जहाँ पे सब सज्जन लोग रह रहे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ के लिए आपका एटीट्यूड प्रतिकूल होगा, अरे सब चोरवा यहाँ रहते हैं। और यहाँ के लिए सज्जन जहाँ पे रहते हैं, अरे यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। तो समाज, किसी समाज के प्रति जो है आपका एटीट्यूड अलग अलग होता है। या आप कह सकते हैं कि जैसे पूरे समाज, इंडिया और पाकिस्तान को ले लेते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो, तो कुछ लोग सोचते हैं कि शांति बनी रहे। अगला है अभिवृत्तियाँ अस्थायी और परिवर्तनशील दोनों होती। अब देखिए दोस्तों, अभिवृत्तियाँ जो हैं कुछ नहीं है, मानसिक दशा है। अब मान लीजिए आज कोई शत्रु है, उसके प्रति प्रतिकूल अवस्था आपकी है, वही शत्रु कभी मित्र बन जाएगा तो उसके लिए आपकी जो है
अभिवृत्ति या एटीट्यूड बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अभिवृत्तियाँ अस्थायी और परिवर्तनशील दोनों हो सकती हैं। सामाजिक और मानसिक दोनों पक्ष इसमें होता है। हम आपको बता ही दिए कि पूरे समाज के लिए अगर समाज सही नहीं है तो उसके लिए अलग एटीट्यूड, समाज सही है तो उसके लिए अलग एटीट्यूड। अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती बल्कि क्या की जाती हैं, अर्जित की जाती हैं। अभिवृत्तियों की प्रकृति, अभिवृत्तियों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। एक तो धनात्मक एटीट्यूड होता है, इसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही धनात्मक प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप देखें, मान लीजिए वह आपका शत्रु है, अब उस शत्रु के प्रति जो है आप कहें अरे यार शत्रु है, चलिए ठीक है, वो अपनी बात है, यहाँ पे मुलाकात हुई है, हमारे घर के बगल का है, तो हम इससे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके लिए अलग एटीट्यूड आप दिखाते हैं, और कैसा दिखाते हैं, पॉजिटिव, तो इसे धनात्मक अभिवृत्ति कहेंगे। घटना, कोई गाड़ी से आपके टक्कर मार दिया तो आप उसके ऊपर गुस्साते नहीं हैं, चलो यार ठीक है लेकिन आगे से सही से गाड़ी चलाना है। समूह के प्रति, मान लीजिए कोई समूह है, उसके प्रति अगर आपकी एटीट्यूड सही है तो उसे आप धनात्मक कहेंगे। ऋणात्मक, इसमें व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण, शत्रु को देखते ही जान से मारने की धमकी। समूह, जैसे कोई कार्यकर्ता है, उसके ऊपर ही हमला कर दिए, तो इस गाड़ी से टक्कर मारने के बाद मारपीट कर लिए। शून्य, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या समूह के प्रति किसी प्रकार का कोई मनोवृत्ति ना होना। जैसे कोई शत्रु आया, नो फीलिंग है, कोई दिक्कत नहीं, ना तो कुछ बोले ना तो कुछ कहे, चल दिए। कोई वस्तु है, बारात में मारपीट हो गया या बारात में भोजन नहीं मिला, चलो छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं, चल सब सही है। कोई टक्कर मार दिया, कुछ नहीं बोले, अपना गाड़ी उठा के चल दिए। तो ऐसे अभिवृत्ति को हम शून्य अभिवृत्ति कहेंगे। अभिवृत्ति के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है विशिष्ट अभिवृत्ति। जो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना तथा संस्था के विशेष के प्रति व्यक्त की जाए, मतलब कोई किसी विशेष, विशिष्ट अभिवृत्ति मतलब किसी विशेष चीज़ के प्रति अभिवृत्ति व्यक्त की जाए तो उसे आप विशिष्ट अभिवृत्ति कहेंगे। एक छात्र अपने शिक्षक के प्रति जो सम्मान व श्रद्धा प्रकट करता है, एक छात्र अपने शिक्षक के प्रति जो सम्मान व श्रद्धा प्रकट करता है उसे आप विशेष अभिवृत्ति कह सकते हैं। ठीक है, कोई छात्र है वह अपने शिक्षक के लिए बहुत सम्मान और श्रद्धा प्रकट करता है तो वहाँ पे उसका एटीट्यूड जो होगा बहुत विशेष होगा। ठीक, कोई जो है कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, वह अपने नेता के प्रति जो है कोई विशेष सम्मान व श्रद्धा देता है तो उसे भी आप विशिष्ट आवृत्ति कह सकते हैं। सामान्य आवृत्ति, जो आवृत्ति व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार आदि के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप से व्यक्त किया जाए उसे सामान्य आवृत्ति कहेंगे। जैसे राजनीतिक दलों के बारे में दृष्टिकोण, रेल दुर्घटना के प्रति दृष्टिकोण, जैसे राजनीतिक दल, अरे यार सब के सब जो हैं एक ही तरीके के हैं, यह क्या है, सामान्य एटीट्यूड। रेल दुर्घटना के प्रति, अरे रेल वहाँ टकरा गई, कोई बात नहीं। नकारात्मक, जब हमारा दृष्टिकोण किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति सुखद नहीं होता है, हम उसे पसंद नहीं करते हैं या उसके प्रति उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, वह नकारात्मक एटीट्यूड होता है। किसी राजनीतिक पार्टी से घृणा, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी होती है जिससे हम घृणा करते हैं तो वह नकारात्मक एटीट्यूड। किसी व्यक्ति विशेष से घृणा करते हैं, जाति विशेष से घृणा करते हैं, स्थान विशेष से या लिंग विशेष से, जन्म स्थान विशेष से, इन सब से जब हम घृणा करते हैं तो उसे नकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। मानसिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं, तो मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक पृथक अभिवृत्ति होती है। जैसे सौंदर्यानुभूति, जैसे राम लक्ष्मण को देखकर या हीरो हीरोइन को देखकर वहाँ पे हमको सौंदर्यानुभूति अभिवृत्ति होती है, इसे मानसिक अभिवृत्ति कहेंगे। सामाजिक अभिवृत्ति, सामाजिक कार्यकर्ता या नेता को देखकर हमको मानसिक अभिवृत्ति होती है। धार्मिक अभिवृत्ति, सत्संग सुनकर पूजा करके हमें धार्मिक अभिवृत्ति होती है, ये सब मानसिक अभिवृत्ति हैं। अभिवृत्ति मापन की विधियाँ, देखिए अभिवृत्ति मापन की विधियाँ, अभिवृत्ति मापन की विधियों का निर्माण 1927 में थर्स्टन ने युग्म तुलनात्मक प्रविधि से किया। तो दोस्तों देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है
युग्म तुलनात्मक प्रविधि किससे संबंधित है? तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति से संबंधित है। इसके कुछ दिन बाद थर्स्टन चेप के साथ मिलकर समदृष्टि अंतर विधि को विकसित किए। तो देखिए, समदृष्टि अंतर विधि भी अभिवृत्ति से संबंधित है। इसे ओपेनियल स्केल द्वारा विकसित किया गया था। इसके अलावा अन्य मापनी में देखेंगे तो क्रमबद्ध मापनी है, सफ़ीर ने इसको बनाया है। योग निर्धारण विधि है, लिकर्ट ने इसको बनाया है। स्केलोग्राम विधि है, इसे गर्ट्समैन ने बनाया है। भेद बोधक मापनी विधि किलपैट्रिक व एडवर्ड्स ने बनाया है, ये आपके एग्जाम में पूछा है। सामाजिक अंतर मापनी है, बोगडिस ने बनाया है। अब कैसे मापते हैं? ये सब दो प्रकार से मापते हैं, एक व्यवहारिक विधि होती है, एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो व्यवहारिक विधि में प्रश्न पूछकर उसके व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करके जो है मापते हैं। जैसे उत्तर जो है अनुकूल दे सकता है, प्रतिकूल दे सकता है, स्पष्ट नहीं दे सकता है, तो इस टाइप से हम व्यवहारिक करते हैं। और मनोवैज्ञानिक में जब लोकल विधियों में कुछ कमी रह जाती है तब मनोवैज्ञानिक विधि का जन्म होता है। थर्स्टन की युग्म तुलनात्मक विधि, थर्स्टन व चेप की समदृष्टि अंतर विधि, लिकर्ट का योग निर्धारण विधि, सफ़ीर का क्रमबद्ध विधि, गटमैन का स्केलोग्राम विधि, किलपैट्रिक का भेद बोधक मापनी विधि, ओसगुड का सीमेंटिक डिफरेंशियल विधि, रैमर्स का मास्टर टाइप मापनी, ये सब के सब जो है मनोवैज्ञानिक विधि हैं और सब अलग अलग तरीके से मापे जाते हैं। इस चार चीज़ को आपको याद रखने लेना है। अभिवृत्ति के साधन जो है समन्वय, आघात, प्रेम और स्वीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो यह चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। धन्यवाद।